हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जैसा कि आप देख रहे हो 13 और 14 जून का यानी दो सेशन के क्वेश्चन पेपर आज मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। अब आप कहोगे मैम डिले क्यों हो गया? भाई डिले हो गया, थोड़ा टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से, बट क्लास स्किप नहीं करना चाहती थी, इस वजह से मुझे यहाँ पर लेनी पड़ी ये वाली क्लास। तो चलो भाई जल्दी से स्टार्ट कर देते। एग्जाम आने में कितना टाइम रह गया है? कोई मुझे बता सकता है कितना टाइम रह गया एग्जाम आने में? जल्दी से। रोहित, अंजलि, निशा, नेहा, दीपशिखा, अंसारी, रोहित बताएंगे। सविता, कोमल, पिंकी, ज्योति, कितना टाइम रह गया? कुछ ही टाइम रह गया है। और जैसे ही ये पता लगेगा कि सिटी इंटीमेशन के बारे में, जय माता दी दीपिका, वैसे ही क्या होगा अंजलि, जाने का नाम लेते ही मैम आ गए। बस वही चीज होती है ना कि जहां सोच खत्म हुई वहां से हम आ गए। चलो भाई, शकुंतला, मौसमी, सृष्टि, आशु, अंजलि, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। केवल 6 दिन रह गए। 11 दिन कहां से अंजलि बचे? अब तो ये मानो कि 6 दिन रह गए भाई। 6 तारीख से एग्जाम है और आप में से किसी का भी क्वेश्चन पेपर 6 तारीख को आ सकता है। 6 तारीख का मतलब है अगर दूर पड़ेगा तो आप 5वें दिन चले जाओगे, 5 तारीख को ही चले जाओगे। तो गिनती के कुछ दिन बचे हैं, उसके बाद एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद में सारा प्रोसेस होगा। टाइम ही नहीं मिलेगा ना कुछ पढ़ने का ना रिवीजन करने का। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज के क्वेश्चंस के साथ में, जो कि है 13 और 14 जून का क्वेश्चन पेपर आपके सामने। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लेकर आने वाले हैं। भाई जल्दी से रेडी हो तो एक बारी थम्स अप कर दो। क्वेश्चन नंबर 1। भाई क्या होता है, एनटीए क्या करता है? आपकी नब्ज पकड़ता है। एनटीए कहता है भाई इनको लगता है डीआई से डर, तो सबसे पहले डीआई दिखा दो। तो आज हम लोग किसी भी चीज से डरेंगे नहीं, सॉल्व करेंगे। ठीक है। और ये वाला डीआई जब मैं सॉल्व करवा रही हूं, ये आपका 13 जून का पेपर है सेकेंड शिफ्ट का। शिफ्ट 1 मैंने करा दिया था, शिफ्ट 2 जो है वहां से कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, और 14 जून की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पे हम लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करके बताएंगे कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको कैसे सॉल्व करिएगा। तो चलो भाई ध्यान से मोटिवेट रहो, अपने आप को मोटिवेट रखो। अगर ये क्वेश्चन को ध्यान से दिमाग में समझ लोगे, ऐसी ही आपके सामने डीआई आएगी, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व कर पाओगे। चलो ध्यान से देखो क्वेश्चन को। कॉपी पेंसिल लेके कितने लोग बैठे हैं जरा एक बारी बताना जरा। कुमार, पब्लिक, पूर्णिमा, नेहा, कितने लोग? मनीषा, विशाल, कितने लोग यहाँ पे कॉपी पेंसिल लेके बैठे? रंजना, नहीं लिया है तो जल्दी ले लो, सॉल्व करके दिखाओ। क्या लिखा है 21 में? और ये वाला क्वेश्चन आपका 2023 की फरवरी में भी सेम क्वेश्चन आया है। अगर आपने फरवरी का एग्जाम दिया है या फरवरी की क्वेश्चन पेपर को उठा के देखिए, सेम जो जून में आया है, सेम क्वेश्चन उठाया हुआ है 2023 से। ये पहले आ चुका है क्वेश्चन 2021 और 22 के दौरान। 21 कहाँ ये रहा, 22 कहाँ ये रहा। टोटल फोन कितने हैं? 4,50,000, 5,20,000। 4,50,000 2021 के लिए, 2022 में कुल टोटल फोन हो गए 5,20,000। अब इसका परसेंटेज दिया गया है कंपनी वाइज। क्वेश्चन है कि 2022 में मॉडल बी फोन की संख्या और 2021 में मॉडल डी की संख्या से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है? क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखिएगा। 2022 में बी यानी कि 30%, 30% किसका निकालेंगे? 5,20,000 का। 1,56,000 आया। सेम ऐसे ही 2021 की अगर हम बात करें, 2021 में इन्होंने कहा कि डी का, तो वो है 10%। 10% किसका निकालेंगे? टोटल संख्या जो 2021 की थी। कितना निकल के आएगा यहाँ पे? 4,45,000। टोटल कितना निकला? 45,000। कितना प्रतिशत अधिक है? जब हमें किसी का बताना है कि कोई कितना प्रतिशत अधिक है या कम है, तो हम क्या करेंगे? उनके बीच में आपस में पहले तो एक दूसरे को माइनस कर देंगे। इन दोनों को माइनस करके देखेंगे कि डिफरेंस कितना है। किससे निकालेंगे? पुराने साल से। पुराना साल कौन सा है? 2021। 2021 की वैल्यू कितनी आई थी? 45,000।
तो डिफरेंस को लिखा ऊपर, नीचे लिखा 45,000, क्योंकि हमें प्रतिशत में गणना करनी है इसलिए इंटू 100। यहां पर इस क्वेश्चन का 12 दिसंबर को क्वेश्चन पेपर है। अच्छा, 8 दिसंबर को भी है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, यहाँ पे तैयारी कर लो, क्योंकि यही क्वेश्चन दिखने हैं आपको 247। आज एक काम करना, जैसे जैसे क्वेश्चन आपको समझ में आने लगे, आप लोगों ने क्या करना है, थम्स अप करना है। कई लोगों के 6 दिसंबर से स्टार्ट है, किसी के 7 है, 8 है, 14 है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, बट तैयारी तो आप सबको एक साथ ही करनी पड़ेगी। तो यहां पर आपके सामने जैसे जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाएंगे, समझ में आ गया तो थम्स अप देते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में डीआई में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, स्टेटमेंट, किसमें क्या बोला गया है। अब इन्होंने बोला कि 2021 और 22 के दौरान उत्पादित मॉडल ई, इन्होंने 2021 और 22 दोनों के लिए बोला है। ई के लिए, ई कहाँ है, 20%, 10% के मोबाइल फोन में 85% अगर बिक गए, तो कंपनी के पास मॉडल ई के कितने प्रतिशत मोबाइल फोन बिके बिना रह गए। तो क्या करेंगे, 4,50,000 का हम 20% निकालेंगे, 5,20,000 का हम 10% निकालेंगे, इनको देंगे जोड़। जोड़ने के बाद जो टोटल होगा उसका इन्होंने कहा 85% बिक गए। 85% निकाल लेंगे और टोटल संख्या से उस 85% को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 6 को है आपका योगेश, पूर्णिमा आपका भी है। वेरी गुड बेटा। कैसे सॉल्व होगा, दिमाग देखना। यहाँ पे क्या कहा था मैंने, 2021 में ई का फोन, यानी 4,50,000 का 20%, ई के लिए बात करी गई है। क्या होगा, 4,50,000 का 20% कितना हुआ, 90,000। 2022 में फोन ई के बारे में बात किया है, तो 5,20,000 का 10%, तो सीधा सीधा आपको मिल जाएगा 52,000। टोटल दोनों के फोन कितने हुए, 1,22,000। अब इन्होंने कहा है टोटल जो फोन है उसके 85% बिक गए। अब 1,42,000 का 85% आपने निकाल लिया। 85% निकाला तो आपको पता लगेगा कि जो 85% है, अब टोटल में 85% कितने हुए, 1,20,700। आपस में माइनस कर दो, जो फोन नहीं बिके हैं उनकी संख्या आ जाएगी जो है 31,300। शादी 11 तारीख की है और 13 को पेपर, ओ माय गॉड, तब तो बहुत पास में है। कितना आंसर आएगा रोहित, अगर आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया ना, राधे राधे रंजना, तो समझ लो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होने वाली है। ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होंगे और डीआई के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जुल्फिकर, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए, आंसर करिए। कंपनी के द्वारा 2022 में उत्पादित मॉडल ई, अब अगर पूरा पुराना डेटा आपको पता है कि मॉडल ई किसके लिए पूछा है इन्होंने, 2022 में, 2022 में कितना निकला, 52,000। डेटा होना चाहिए। मोबाइल फोन की संख्या 2021 में उत्पादित मॉडल ए के फोन की संख्या के बराबर थी, तो 2022 के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, हिंदी का है, 11 को। वेरी गुड। अब ध्यान से देखते जाना, क्योंकि टाइम कम है, तो मैं मॉक टेस्ट अभी नहीं करवा रही हूँ, अभी सिर्फ क्वेश्चन को दिखा रही हूँ आपको कि कैसे क्वेश्चन आए हैं आपके सामने, और ये रिसेंटली है। सही आंसर होगा बी, कैसे, 2022 ई। ध्यान से देखिए, कितना निकला, 52,000।
सॉल्व करके देखा आप लोगों ने? पेपर भी है और अच्छा उसी दिन ही है, 7 को शादी और 7 को पेपर। बेटा फिर आपको चॉइस करना पड़ेगा कि करना क्या है। अगर किसी ऐसा है कि टाली जा सकती है तो अलग बात है, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, क्योंकि एग्जाम तो दोबारा फिर आएगा, जून में आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जिसको समझ में आया जरा एक बार थम्स अप करना जरा। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर आप लोग देंगे मुझे, क्वेश्चन नंबर 4। कुछ नहीं करना है, 2021 और 22 में कंपनी द्वारा उत्पादित मॉडल सी फोन की संख्या के बीच में अंतर बताना है। यानी 2021 में सी में जो फोन है, 2022 में सी में जो फोन है, इसको आपस में माइनस करके आंसर बताना है। जल्दी बताइए जरा। सबको छोड़ दूंगा पर पेपर को नहीं। बहुत सही, क्या मोटिवेशन है। योगेश ये वाला क्वेश्चन देखना जरा। आपके सामने टोटल लिखा हुआ है, आपके सामने टोटल लिखा है कि 2021 का टोटल है 4,50,000, 2022 में 5,20,000। अब आपको सी के बारे में अगर बताना है तो 2021 में 4,50,000 का जिस पर्टिकुलर फोन मॉडल के बारे में बात हुई है सी, 30% निकाल लीजिए। 5,20,000 का 25% निकाल लीजिए। जो भी आपका आंसर होगा यहाँ पे, इन दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए। बस इतना सा है क्वेश्चन आपका। अगर अभी भी नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं समझ में आया, तो क्या करेंगे, 2 0 यहां से हटाइए, 2 0 यहां से हटाइए, 2 0 यहां से हटाइए, 2 0 यहां से हटाइए। अब इजी हुआ। अब क्या करेंगे, 4500 इंटू 30 कर दीजिए, 5200 इंटू 25 कर दीजिए। अब मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए और आपस में इनको माइनस कर दीजिए। गुड इवनिंग योग माया। सही आंसर क्या निकलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 1, 5,000। 4,50,000 का 30%, 5,20,000 का 25% आपस में हमने माइनस किया तो क्या है, 5,000 आएगा। आपने 1,000 कैसे लिखा? कुछ और किया हमने? कुछ नहीं किया, सिर्फ परसेंटेज ही पे काम हो रहा है सारा। टोटल से ही परसेंटेज पे काम हो रहा है हमारा, और हमने कुछ भी नहीं किया इस पे। क्वेश्चन नंबर 5, 2022 में, 2022 को तुम सीधे सीधे ले लो 5,20,000। 2022 में यानी 5,20,000 में सी डी और ई का मॉडल, सी डी और ई का मॉडल, यानी अगर हम इसको अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, 25 25 और 10 को जोड़ देंगे का 50%। इन तीनों को जोड़ दिया सीडीई, 2021 का मतलब है 4,50,000। बी सॉरी बी सी और डी, यानी 25 30 और 10 कितना हुआ, गलत हो तो बताना जरा, ठीक है। इतना निकाल लेने के बाद में आपको सिर्फ इनका रेशियो बताना है। सीपी सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन। अब यहां से 2 0 हटा दो और सिंप्लीफाई कर लो, 2 0 यहां हटाओ, 2 0 यहां हटाओ, 2 0 यहां हटाओ। अब सिर्फ क्या करना है, 5200 का 50%, यानी कि आधा कर देना है। 5200 का आधा करो, कितना होगा, 2 से डिवाइड कर दो चाहो तो,
सेम ऐसे ही 4500 का 65% निकाल लीजिए। जल्दी बताइए कितनी संख्या निकलेंगी यहाँ पे। अच्छा रितेश कोई बात नहीं, कितना निकलेगा भाई, सेम चीज बताई है आप लोगों को, क्या निकलेगा यहाँ पे। इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई करने के लिए ये जीरो ये जीरो ये जीरो और ये जीरो काट सकते हो, यानी कि आपकी संख्या जरूरी नहीं इतनी बड़ी लेके जाओ। 3120 और 2925 5 से डिवाइड कर दो। ऐसी संख्या रेशियो जो काटा जाता है, जब रेशियो का मतलब है इस संख्या और इस संख्या को किसी एक ही टेबल से आपको काटना है, किसी एक टेबल से। ये नहीं कि हमने ऊपर की संख्या को 2 के टेबल से काट दिया, नीचे की संख्या को 5 के टेबल से काट दिया, नहीं, दोनों संख्या अगर कटेंगी तो 5 से ही कटनी चाहिए, तब निकलता है। अगर जहां तक कटना बंद हो जाए तो समझ लो वहां आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, जल्दी से आंसर करिए। कोई संख्या दी है, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 11, 13, 17, 19, 23, 31, 37। हेलो शबेनूर, आंसर करो बेटा। मीना, हेमलता, रंजना, आंसर होना चाहिए। मंजू, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ये 13 जून का पेपर है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके फरवरी मार्च के क्वेश्चन में भी रिपीट हुए हैं। चलिए आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर डी 29। अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला दी है, यानी यहाँ पर वो संख्याएं दी है जो अभाज्य है, किसी से भी उनको भाग नहीं दिया जा सकता। प्राइम नंबर्स, वेरी गुड जुल्फी, प्रणाम जानकी। यहाँ पर अच्छा एक चीज बताओ, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हम जो नेट एग्जाम देने जाए उसमें क्वालिफाई हो जाए? कितने लोग? क्योंकि वहां पर दो चीजें होती हैं, एक आपका क्वेश्चन आप कितने सही करते हो, दूसरे कितने टाइम में सॉल्व करते हो। टाइम का सेंस की मतलब हो सकता है कुछ क्वेश्चन टफ हो जिसको सॉल्व करने में टाइम लगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, आपको सिर्फ 15 से 30 सेकंड मिलेगा और आपको आंसर करना होगा। क्या रेडी है इस चीज के लिए? 25 से 30 सेकंड या ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, मैथ की क्वेश्चन के लिए 60 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर करिए जल्दी से। आश्रय सिद्ध, व्याप सिद्ध, स्वरूप सिद्ध और असाधारण सव्यभिचार मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। आंसर करिए जल्दी से। अगर नेट जेआरएफ चाहिए तो जल्दी से, आपके सामने सिर्फ 15 सेकंड होंगे और आपको आंसर करना होगा। 15 सेकंड मतलब 15 सेकंड। और क्वेश्चन नंबर डाल के सॉल्व करेंगे। चलिए 15 सेकंड हो गए हैं आपके। आंसर देखिए इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर डी। यानी यहाँ पे आश्रय सिद्ध का क्या मतलब हुआ? जहां पे आकाश कमल सुगंधित है क्योंकि वह झील के कमल के समान है। आकाश कमल जैसी कोई चीज नहीं होती जिसका सहारा लेके हमने झील के कमल की तुलना की है, आश्रय सिद्ध हुआ वहां पे। व्याप सिद्ध, व्याप्ति होना, जहां पे व्याप्ति होना, किसी चीज का होना किसी के साथ में, जैसे आग है तो वहां धुआं है। स्वरूप सिद्ध, स्वरूप सिद्ध क्या होता है कि ध्वनि एक गुण है, ध्वनि एक गुण है क्योंकि वो दृश्य है। स्वरूप है यानी दिख रही है कि वो एक दृश्य है। असाधारण स्वव्यभिचार किसके अंतर्गत आता है? ध्वनि शाश्वत है क्योंकि ये श्रव्य है। ये एग्जाम्पल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दो आधारी संख्या यानी बाइनरी डिजिट और q पर विचार कीजिए। यदि x इक्वल टू p, q और y, p और q, तो क्रमशः x और y का जो मान होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे क्वेश्चन देखा है आपने? हेत्वाभास का क्वेश्चन था ये वाला। हाँ कॉम्प्रिहेंशन हेमलता मैं कल डालूंगी बेटा, ठीक है? कॉम्प्रिहेंशन का वीडियो डालूंगी, आपको खुद समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है?
बाइनरी नंबर x इक्वल टू पी या q, इस तरीके से सॉल्व होगा। x इक्वल टू पी प्लस क्यू। पहले इन दोनों को इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने जोड़ा, फिर बाइनरी का योग निकाला, बाइनरी गुणा किया, बाइनरी का क्या किया इन्होंने, पहले जोड़ा फिर उसका गुणा किया, और लास्ट में विकल्प डी से, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसा क्वेश्चन मेरे ख्याल से पहली बार देखा होगा आपने, या जो एग्जाम देने गया होगा उन्होंने देखा होगा। पहले बाइनरी कन्वर्जन आता था, आज की डेट में एक्स और वाई का मान पूछा गया है यहाँ पे। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, एक्स यानी पी या क्यू, वाई मतलब पी और क्यू। क्वेश्चन नंबर 9, यदि हम गैस भरवाने के लिए जल्दी नहीं रुकेंगे तो हमारी गैस खत्म होगी, यदि हमारी गैस खत्म होगी तो हम शादी में देर से पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। इन्होंने क्या कही है बात कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा, मतलब कोई चीज हुई नहीं है लेकिन हम उसको सोचते जा रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, चेन आर्ग्यूमेंट। यानी हमने अपने ही चक्र में, अपने ही दिमाग में जब हम उलझते जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, चेन आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, या स्लिपरी भी कहते हैं। स्लिपरी भी कहते हैं, चेन आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, किन कौशलों को मृदु कौशल, और ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि नहीं, खुद देखो ये आपका। 13 जून शिफ्ट 2 में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट किए इन्होंने। सॉफ्ट स्किल किसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका, ACDE, यानी डिसीजन मेकिंग को, कम्युनिकेशन को, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन को, और लीडरशिप को। यहां पर इसके एग्जाम्पल दिए गए, डिजिटल साक्षरता को, टीम वर्क, मतभेद समाधान, नेतृत्व, डिसीजन मेकर, संचार, समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 मिलेंगे सिर्फ 15 सेकेंड, आंसर करिए जल्दी से। चलिए ध्यान से देखिए सही आंसर, टेलीविजन धारावाहिक परख सुखांते कॉमिक्स किसके अंश है, पॉपुलर कल्चर, सबसे पॉपुलर कल्चर में रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 12, जब अनुसंधानकर्ता का लिंग अध्ययन के प्रतिभागी व्यवहार को प्रभावित करता है तो इसे हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बायोसोशियल इफेक्ट, जैव सामाजिक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए NEP 2020 की जो सिफारिशें हैं, इसमें से कौन सी हैं। चलिए ध्यान से देखिए, NEP से ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर DABCND, ये सभी के सभी। ठीक है। NEP 20 राष्ट्रीय शोध संस्थान की शुरुआत, सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन, व्यवसायिक शिक्षा को मुख्य धारा में लाना, और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अर्हता फ्रेमवर्क की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। सही आंसर क्या होगा? संप्रेषण सत्य जानने का मार्ग हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। संप्रेषण का प्रयोग सत्य को दबाने के लिए भी किया जा सकता है, ये भी सही है, तो दोनों ही सही है। ठीक है, इसको अपने आईक्यू लेवल से सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 15, अपने दिमाग को खोल के सॉल्व करना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर चीज बुक से आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नंबर में। वायु गुणवत्ता एक संख्या है जिसका उपयोग सरकार के द्वारा आम जनता को हवा की गुणवत्ता बताने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, रेंज 0 से 500 होती है। 0 सबसे अच्छा और 500 सबसे खराब माना जाता है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनेगा यहां से आपका, कि इसमें रेंज कितनी होती है, और सबसे अच्छा होता है उसको किस में मापा जाता है, या सबसे बुरा होता है उसको किस में मापा जाता है। देख सकते, ये मैचिंग में आ सकता है आपका AQI और उसकी कैटेगरी। तो ये PDF आपको मिलेगी, तो इसको पूरे अच्छे से रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, अत्याभाव शाश्वत है। यदि कोई विशिष्ट चीज किसी समय विशिष्ट पर अस्तित्व में नहीं है तो कहा जाता है कि अत्यंता भाव है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नॉन अवेलेबिलिटी की बात करी गई है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17, जल शोधन में वोतन यानी एरेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है? याद रखिए, वाटर ट्रीटमेंट से क्वेश्चन आएगा। वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 17, मिलेंगे सिर्फ 15 सेकेंड इस क्वेश्चन के लिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1, रिमूव एक्सेस ऑब्जेक्शनेबल गैसेस। अतिरिक्त और आपत्तिजनक गैसों के लिए एरेशन यूज किया जाता है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी कई गैसेस को हटाने के लिए। और लौह, मैग्नीज, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाष्पशील कार्बनिक रसायनों जैसे धातुओं का ऑक्सीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 18, ऐसे एग्जाम्पल आएंगे आपके हेत्वाभास से। नीलम, एक बारी वीडियो की क्वालिटी सेटिंग सही कर लो। वीडियो की सेटिंग पे जाइए, वहां पे देखिए कौन सी क्वालिटी में बेटर आ रहा है आपका। गुड इवनिंग गौरव, आंसर करो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन का आप सभी के सामने। योगेश, आज ज्यादा क्वेश्चन होंगे क्योंकि मैंने सिर्फ 13 जून का नहीं 14 जून का भी क्वेश्चन पेपर इस पे रखा हुआ है, तो ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा रेडी रहिए। क्वेश्चन नंबर 18, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और यहां से बहुत से क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। आग ठंडी है क्योंकि यह द्रव्य है, किसका एग्जाम्पल है ये? बधित का एग्जाम्पल है। बधित गैर अनुमानिक अंत विरोधी माध्य है। अगर आपसे पूछा जाए गैर अनुमानिक अंत विरोध माध्य कौन सा हेत्वाभास है? बधित। बधित में गिरावट में एक मौजूद स्रोत द्वारा विरोधाभास होना शामिल है जो सीधे बचाव को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 19, मिलेंगे सिर्फ 30 सेकेंड। आज जागरण करना है, जागरण करने वालों के ऊपर माता रानी की कृपा भी होती है। अगर आपने भगवान पे ट्रस्ट किया तो यकीन मानिए भगवान भी आपकी सुनेगा। अनप्रूव्ड, बधित का क्या होगा? अनप्रूव्ड नहीं होगा, बधित का तो अलग हो गया, असिद्ध का होगा अनप्रूव्ड। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए भाई, टाइम निकल गया। 30 सेकंड में सिर्फ नाज ने आंसर किया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, और नाज के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए क्योंकि फास्ट आंसर किया है।
सबसे पहले नाच का आंसर आया है। सबसे पहले क्या किया गया है, पेंट को 93546 लिखा है, एक्सेल को 7827 लिखा है, तो एक्सेप्ट को कैसे लिखा जाएगा, एक्सेप्ट को प्रत्येक अक्षर को संख्या को प्रदर्शित करता है, तो एक्सेप्ट को भी ऐसे ही लिखा जाएगा। यहीं से वर्ड उठाए गए हैं, यहीं से जो डिजिट दी गई है उसी से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट है। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने बीच में स्किप किए क्योंकि वो मैं करवा चुकी थी। वैदिक काल में पुरुष और महिला दोनों की शिक्षा अधिगम्य थी और वुड डिस्पैच ने पहली बार इस बात को मान्यता दी कि सरकार को नारी शिक्षा के लिए खुलकर और स्नेहपूर्ण सहायता प्रदान करनी चाहिए। वुड डिस्पैच के बारे में एक क्वेश्चन आपके सामने। जय माता दी गीता, जल्दी जल्दी बेटा क्वेश्चन को पढ़ो, सब लोग आंसर करो। वुड डिस्पैच का दूसरा नाम क्या है, दूसरा क्या कहा जाता है इसको? वुड डिस्पैच अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। दोनों ही कथन सही है, पुरुष और महिला दोनों की शिक्षा अभिगम में थी। वुड डिस्पैच में पहली बार इस बात को मान्यता दी गई कि सरकार को नारी शिक्षा के लिए खुलकर स्नेहपूर्ण सहायता प्रदान करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने। चलो यहां तक मैंने अभी 13 कंप्लीट कर दिया क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड थे, बट फिर से आ गया डीआई। बट जल्दी से देखिए, फिर से डीआई आया है। अब कौन सॉल्व करेगा, है दम किसी के अंदर? अच्छा वो डिस्पैच को कोठारी आयोग, अंजलि जल्दी से एक क्वेश्चन दिया है, अभी मैंने क्वेश्चन समझाया था वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे है। शहर एक्स शहर वाई, शहर एक्स में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या। आपके सामने इस क्वेश्चन को, मान लीजिए मैं एनटीए हूं और मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया, 60 सेकंड का टाइम मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए, आंसर करिए। रंजना रिफ्रेश कर लो बेटा। अच्छा बारिश हो रही है, कोई बात नहीं रंजना, फिर बाद में देखियो बेटा, बाद में देख लियो अगर बारिश हो रही है, क्योंकि फिर बार बार स्टक होगा, समझ नहीं आएगा। दी गई अवधि में शहर एक्स में पुरुषों की औसत संख्या शहर वाई में पुरुषों की औसत संख्या का अनुपात क्या है, जल्दी करिए 60 सेकेंड। रंजना गीता ने आंसर करा है सी आंसर, वेरी गुड। कुछ नहीं करना है यार, एक्स में पुरुषों की औसत संख्या, एक्स में पुरुषों की जोड़ लीजिए और कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए। सेम ऐसे ही वाई में भी पुरुषों की औसत संख्या, तो जोड़ दीजिए इनको, 5 से डिवाइड कर दीजिए, और उसका ही रेशियो पूछा है इन्होंने। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का। सबको जोड़ो और जोड़ने के बाद 5 से डिवाइड कर दो, रेशियो निकलेगा, कितना निकलेगा, 265 282, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। उन वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके दौरान शहर एक्स और वाई महिलाओं की संख्या इन दोनों शहरों में उनकी संबंधित औसत संख्या से कम है। यानी एक्स और वाई में महिलाओं की संख्या को टोटल कर लीजिए, उन दोनों शहरों में उनकी संबंधित औसत संख्या से कम है। दोनों का औसत निकालना है आपको। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड जुल्फिकार, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। औसत निकालिए एक्स का वाई का। 2018-19 के दौरान शहर एक्स में वाई एक्स में महिलाओं की संख्या उनकी संबंधित औसत संख्या से कम है, 2018 और 19। ठीक है, इनकी औसत संख्या से कम होना चाहिए, इनकी जो औसत संख्या है उनसे कम होना चाहिए। जैसे एक्स में 51 से कम कितने हैं,
यहाँ पे 53.4 से कम कितने हैं उनको आपको कंसिडर करना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, शहर वाई के लिए किसी दिए गए वर्ष में महिलाओं की संख्या में पूर्ववर्त वर्ष के संदर्भ में वृद्धि का प्रतिशत किस वर्ष में अधिकतम था। अभी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, अभी कोई भी सिलेबस चेंज नहीं है इसमें। अभी यहाँ पे आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हो क्योंकि चीजें आपको पता है। अभी आपके PYQ आपके काम आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिलेबस अभी आपका वही चल रहा है जो कि अभी चेंज नहीं किया गया, ठीक है। बट 2024 जून का सिलेबस बदला हुआ आएगा ना, हो सकता है निगेटिव मार्किंग हो उसके अंदर, हो सकता है सिलेबस चेंज, वो तो होना ही है। पार्टिसिपेशन में चेंज और ये PYQ काम आएंगे क्या? कुछ काम आएंगे और कुछ नहीं भी आएंगे क्योंकि वो अकॉर्डिंग पता चलेगा सिलेबस की। मेहनत करना ज्यादा अच्छा है अभी वाले एग्जाम में या वेट करना है जून 2024 का? जिसको नींद आ रही है एक बारी वो लोग मुझे बता दो कि अभी करना है कुछ, क्योंकि अभी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर हम तुक्का भी लगा देंगे सही हो जाएगा तो एंटी हमको नंबर दे देगा, या हम वेट करेंगे जून 2024 का जहाँ कंपटीशन भी हाई होगा, पैटर्न भी नया होगा और हमें नहीं पता कि क्या होगा। कुछ नहीं कह सकते। निगेटिव मार्किंग आपका CSIR नेट में, ICAR नेट में है। अगर ये सिलेबस चेंज कर रहे हैं तो कुछ नहीं कह सकते। नीट का सिलेबस भी चेंज किया इन्होंने, तो हम क्या तुक्के में जून 2024 में जाएंगे या अभी सॉल्व करना है? इस क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल ठीक है ऑप्शन नंबर डी। सारा सॉल्यूशन निकाल के देखेंगे शहर वाई के लिए। शहर वाई में महिलाओं की संख्या यानी पहले से कैलकुलेट करते जाएंगे इसको, मैंने आपको सिर्फ बताया है। भारती उसके बारे में वहां से कोई ना कुछ आएगा इंफॉर्मेशन आपको, आप चेक करते रहो, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। और बाकी 236 पे एक बार गूगल पे भी सर्च कर लेना, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपको सोच लेना है कि करना क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, अगर ये क्वेश्चन देख के आपको लगता है कि नहीं ठीक है पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है तो इट्स ओके। VOC का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी क्लियर करने वाले बताओ भाई। थोड़ा सा मेहनत, अभी तो सिर्फ ये है कि तुम लोगों के सामने तुम लोगों ने पूरा टाइम देखा हुआ है, मार्च का भी पेपर देखा है, जून का भी पेपर देख रहे हो, तो मेरे ख्याल से डिफिकल्टी आपकी कम होगी। बट अगर आप डिले करोगे ना तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। सही आंसर है, दोनों सही है, क्योंकि अभी बेनिफिट में हो आप, क्योंकि PYQ वही है जो अभी आपके आ रहे हैं। अदरवाइज आगे तो डिफिकल्टी है। एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लिया करो गाइस, हो सकता है क्वेश्चन सेम रिवाइज ना हो बट एक्सप्लेनेशन रिवाइज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए आंसर करिए। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेरी गुड जॉब। जुकाम हो रखा है मुझे और फिर भी मैं लगी हुई हूँ कि नहीं यार किसी तरीके तुम लोगों का काफी चीजें कवर हो जाए। थैंक यू नीलम। अगर इस तरीके की बाइनरी का आ गया क्वेश्चन, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या
का द्विआधारी समतुल्य इनमें से कौन सा है? सही आंसर क्या होगा? 85.25। 0.125 का निकला 0.001। सेम ऐसे ही 85 का अगर हम डेसिमल निकालेंगे तो 10101। बस इसको जोड़ देना है। अगर 125 संख्या आती है लास्ट में तो आपको 0.001 तो लगाना ही लगाना है। 85 का अगर मैं आपसे कहूं 75 का बाइनरी निकालिए तो कितना आएगा बाइनरी? जल्दी से आंसर करिएगा। यहाँ पर 0.125 का 0.001। 75 का क्या आएगा? 75 को निकाल लो बेटा आप, इसका एलसीएम निकाल लो जल्दी से, और जीरो से काउंट करते हुए ऊपर की ओर बढ़ जाना। या फिर एक और तरीका भी बताया था, इसको थोड़ा अलग पॉइंट्स वाले जो है, इसके लिए तो आपको डायरेक्टली एक मैं आपको पैटर्न दे दूंगी, वो बस रट लेना। 100011 सॉल्व करो भाई ये भी क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। बाकी मैं एक काम करूंगी, जो भी आपके, देखो एक चीज समझो कि डिजिट तो चेंज नहीं होती, चाहे 0.125 हो, 0.50 हो, तो इनका जो वैल्यू है वो मैं आपको एक टेबल पे दे दूंगी, तो वो याद कर लेना। बाकी की अगर आपने आगे की वैल्यू निकाल ली, चाहे वो 75 पे हो या 1000, तो वो आप निकाल ही लोगे, बाकी की वैल्यू का मैं दे दूंगी टेबल आपको। तर्क एवं युक्ति की प्रकृति के आलोक में जो असत्य है उस कथन को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 8, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का, यानी केवल सी। एक बारी यहां पर एक्सप्लेनेशन भी आप लोग पढ़ लेना। निगमनात्मक युक्तियां लगभग मान्य हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दत्त का वह गुण जिसमें अनुसंधान परिणाम किसी एक अनुसंधान वातावरण में अवलोकित व्यक्तियों मदों के विशिष्ट प्रतिदर्श से भिन्न स्थितियों पर लागू होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जिसको भी ये नहीं पता है क्या होती है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जल्दी से जाना गूगल बाबा को चेक करना, गूगल में सारी जानकारी मिल जाएगी पिक्चर्स के सहित, तो आप उसको जरूर उठा के एक बार पढ़ लेना। तो क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर डी, एक्सटर्नल वैलिडिटी। दत्त का वह गुण जिसे अनुसंधान परिणाम किसी एक अनुसंधान वातावरण में अवलोकित व्यक्तियों मदों के विशिष्ट प्रतिदर्श से भिन्न स्थितियों पर लागू होते हैं, उसे क्या कहते हैं? बाह्य वैधता। बाह्य वैधता वो सीमा है जिससे आप किसी अध्ययन के निष्कर्षों को अन्य स्थितियों, लोगों, सेटिंग्स और उपाय के लिए जनरलाइज यानी सामान्यीकृत कर सकते हो। अब ये एक और क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन कंटिन्यू आ रहे हैं, आंसर करिएगा जरा इस क्वेश्चन का। एक अनुसंधानकर्ता चार अलग अलग प्रतिदर्शों से प्रतिदर्श सहसंबंध गुणांकों R1, R2, R3, R4 की गणना करता है। उनके P मान 0.99, 0.999, 0.05, 0.005 प्राप्त करता है। तो कौन सा सहसंबंध गुणांक 1% स्तर पर आधारित है या सार्थक है? क्वेश्चन नंबर 10 सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 0.05।
ठीक है। R4 सहसंबंध गुणांक 1% सहसंबंध गुणांक R1 के बीच एक इकाई मुक्त मान है। सांख्यिकीय महत्व को P मान के द्वारा यानी P वैल्यू से दर्शाते हैं। सहसंबंध आमतौर पर दो प्रमुख संख्याओं के साथ लिखे जाते हैं, R इक्वल टू P इक्वल टू 1 हो जाता है। तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, R4 यानी 0.005। ये किस पे सार्थक होता है? क्वेश्चन नंबर 11। ब्लाइंड स्टडी के बारे में पूछा है। अभी तक तो आप क्या पढ़ते थे? कंबाइंड स्टडी पढ़ते थे, बट ब्लाइंड स्टडी क्या होता है? नहीं, आज एप्लीकेशन पर क्लास नहीं थी मेरी, ठीक है। उस पर जब मैं लूंगी आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगी। तो अभी आप लोग सिर्फ वाईटी की क्लास पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ब्लाइंड स्टडी क्या है? ब्लेंडेड, ब्लाइंड, फ्लिप। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहला सही है और दूसरा गलत है। ब्लाइंड स्टडी का उद्देश्य प्रतिभागियों को पता लगाने से रोकना है कि प्रयोगकर्ता क्या चाहता है, जबकि प्रयोगकर्ता प्रतिभागियों के बीच अंतर क्रिया सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में सदैव लाभकारी होती है। ये चीज गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन देख रहे हैं, लेवल देख रहे हैं, जून का पेपर है जो आप देख रहे हैं इस समय। ऐसे क्वेश्चन कितने लोग सॉल्व कर लेंगे? आर्ग्यूमेंट क्या चीज है? स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या है? अनसाउंड आर्ग्यूमेंट क्या है? और वीक आर्ग्यूमेंट क्या होता है? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी युक्ति, जिसे हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। क्या होता क्या है? कथनों का एक समुच्चय जिसमें निष्कर्ष का बचाव आधार वाक्य द्वारा किया जाता है। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट एक आगमनात्मक युक्ति जिसमें निष्कर्ष संभवतः आधार वाक्य से निकलता है। अनसाउंड क्या होती है? एक ऐसी निगमनात्मक युक्ति या तो अमान्य है या जिसमें गलत आधार वाक्य हो। दुर्बल युक्ति क्या चीज होती है? एक आगमनात्मक युक्ति जिसमें निष्कर्ष संभवतः आधार वाक्य से नहीं निकलता। अभी ये मैचिंग में है, हो सकता है इनके डिफरेंस पूछे जाए नेक्स्ट स्टेटमेंट में। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये वाला। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर 1 दोनों ही सही है। प्रयोगात्मक अनुसंधान आपको बाह्य कारकों के प्रभाव को दूर करने की अनुमति देता है, कंट्रोल कर सकता है वेरिएबल्स को ये, ठीक है। बाहरी चर है जो एक अध्ययन में स्वतंत्र आश्रित चर को प्रभावित कर सकता है, उसको ये कंट्रोल करने की बात करता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान में चरों में सक्रिय रूप से हेरफेर किया जाता है, वातावरण को यथासंभव नियंत्रित किया जा सके। इसलिए अगर बाहरी प्रभाव को कंट्रोल करना तो वो प्रयोगात्मक अनुसंधान में। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो वो आपको तुरंत ही पता लग जाएगा कि सही है कि नहीं।
रोजीना वीडियो क्वालिटी सेटिंग पे एक बार चेक कर लो कि क्वालिटी कौन से उस पे सही आ रहा है। 360 पे, 360 पे करके देख सकते हो, वीडियो क्वालिटी आई थिंक बेटर दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर 1 दोनों सही है। राष्ट्रीय स्तर पर अधिप्रचार यानी प्रोपागंडा, दुष्प्रचार जिसका कहते हैं, संबंधी संप्रेषण में सत्य को स्वीकार किया जाता है कि सत्य को झूठ से पृथक किए जाने की आवश्यकता नहीं है। व्यवहित अधिप्रचार प्रक्रिया में सच और झूठ के भेद स्पष्ट होता है ताकि यह विश्वासपादक हो सके। क्वेश्चन नंबर 15, कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट के कौन से बेनिफिट्स हैं? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ए, सी, डी और ई, यानी इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, increase motivation, more opportunity for personal feedback, enhance problem by solving abilities. Question number 16, मृत्युदंड नैतिक रूप से गलत है क्योंकि अपराध के लिए मृत्युदंड देना नैतिक रूप से अनुमेय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैगिंग द क्वेश्चन। आत्माश्रय दोष या प्रश्न पूछना यानी निष्कर्ष को दोबारा दोहराना। एक तर्ककर्ता जो एक आधार के रूप में बताता है कि यह मानता है कि वही बात जिसे वो निष्कर्ष के रूप में साबित करने की कोशिश कर रहा है। जैसे बंजी जंपिंग खतरनाक है क्योंकि यह असुरक्षित है। भाई असुरक्षित है इसीलिए तो वो खतरनाक है, यानी अपनी ही बात को दो बार कह रहा है। सेम ऐसे ही मृत्युदंड नैतिक रूप से गलत है क्योंकि अपराध के लिए मृत्युदंड देना नैतिक रूप से अनुमेय है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 या 18 मान लो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं उसको स्किप किया था जिससे कि वीडियो जल्दी बने और आराम से समझ में भी आए। कौन से कारक व्यवहित अनुनय की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? करेक्ट आंसर इज सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सी, डी और ई, यानी मीडिया की मत भिन्नता, ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन और मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िएगा। अनुनय में चार बुनियादी तत्व, स्रोत, प्राप्तकर्ता, संदेश और चैनल, यानी ये किसके बारे में बात हो रही है? लीनियर मॉडल के बारे में बात हो रही है, एक तरफा मॉडल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, ऐसे मैथमेटिकल क्वेश्चन, बस रस्ती जल्दी ही कंप्लीट करती हूँ। चलो ध्यान से इसका आंसर ही देख लो डायरेक्ट, इसको सॉल्व कर लेना। सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल बताना है, इसको सॉल्व कर लेना क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कर दो। बाकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। 1.5, 4, 7.5, 12, 17.5, 24, 31.5, 31.5 के बाद क्या आएगा?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या हो रहा है, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 ऐसे ही बढ़ता जा रहा है, फिर क्या होगा 7.5 और फिर बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 8.5। यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है एग्जाम्पल के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 21, जार का अस्तित्व नहीं है, सभी प्रकार के गैर अस्तित्व के समान है। जार का अस्तित्व होगा, पूर्व गैर अस्तित्व से संबंधित है। जार डज नॉट एग्जिस्ट, द जार विल एग्जिस्ट। क्वेश्चन देखिए कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं आपके। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको डिफिकल्टी दिखने वाली है। सही आंसर है, दोनों सही है। जार का अस्तित्व नहीं है, सभी प्रकार के गैर अस्तित्व के समान है, जो सही है। जार का अस्तित्व होगा यानी पूर्व गैर अस्तित्व से संबंधित, कथन दो भी सही है, इसलिए दोनों ही सही है। 22, शोर से होने वाले प्रदूषण के उद्भाषण से व्यक्ति के कायिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शोर से होने वाले प्रदूषण के उद्भाषण से व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साइकोलॉजिकल की बात करी गई है और साथ में यहां पर भी एडवर्सली अफेक्ट द साइकोलॉजिकल है। एडवर्सली अफेक्ट, दोनों ही चीजें एक जैसी ही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एक ही जैसी है। शोर में मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ता है आपका। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 8 घंटे से अधिक समय 85 डीबी से अगर आप ऊपर लगातार शोर सुनते हैं तो खतरनाक है। वयस्कों के लिए 140 डीबी और बच्चों के लिए 120 डीबी से कान में जो सुनना है वो बंद हो सकता है, और ध्वनि प्रदूषण मनोवैज्ञानिक विकारों का कारण भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, एक आदमी अपने घर से ऑफिस के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है। 30 मिनट देर से ऑफिस पहुंचता है। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर है घंटा है प्रति, तो 5 मिनट पहले ऑफिस पहुंच गया, तो उसके घर से उसकी ऑफिस की दूरी यानी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन पढ़ना शुरू करिए। ये ऐसे डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से इसको देख लीजिएगा। ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिया हुआ है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप चैनल पे, तो सब लोग व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, शेयर वेयर के बारे में और फ्री वेयर के बारे में, और साथ ही वेबसाइट पर भी मैं लगाऊंगी, तो वेबसाइट पर भी मिलेगी। शेयरवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसके लिए यूजर से पैसा लेने से पहले उन्हें केवल जांच परख अवधि के दौरान जांच परख करने की अनुमति होती है। फ्रीवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसे यूजर निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वे किसी प्रकार स्रोत कोड में संशोधन नहीं कर सकते हैं। शेयरवेयर और फ्रीवेयर, क्वेश्चन नंबर 24 सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल सही, बट एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। 25 क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान समय में भारत में शोध और नवाचार में निवेश जीडीपी के 1% से कम है। 2020 एनईपी शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की स्थापना की सिफारिश करती है। यानी आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कितना परसेंट, कितना जीडीपी है, जीईआर क्या है, ये आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। तो यहाँ है ऑप्शन नंबर 1 आपका, दोनों सही है। यानी इसका केवल अगर हम बात करें 0.69% है, 1% से भी कम है। सही बात है। वर्तमान में शोध और नवाचार में जीडीपी 1% से भी कम, कितना 0.69 है। क्वेश्चन नंबर 26, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन वाले अधिकांश देश कहां पर स्थित है। ये जीडीपी है अंजलि, जीईआर हायर एजुकेशन का, और आपको स्कूल का निकालना है। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच।
याद रखिए ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिए। इसका ऑफिस कहाँ पे है? आईएसए भारत में स्थित पहला अंतर सरकारी संगठन है। कितने लोगों ने इस पे साइन किया है और ये कब स्टार्ट किया गया था? 27। कंप्यूटर प्रोसेसर सबसे तेज गति से काम करेगा जब उसका वांछित डेटा किसमें होता है? स्पीड बढ़ाइए, इसीलिए मैं टाइमर नहीं दे रही हूँ अब। स्पीड बढ़ाइए सब लोग अपनी अपनी। और जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन नंबर 1, कैशे मेमोरी। कंप्यूटर प्रोसेसर सबसे तेज गति से काम करेगा जब उसका वांछित यानी कैशे मेमोरी में डेटा होता है। कंप्यूटर की गति का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू कैशे है। कंप्यूटर सीपीयू मेमोरी कंप्यूटर के सभी घटकों के बीच डेटा स्थानांतरित करने के लिए कैश का उपयोग करता है। कैशे कंप्यूटर के अंदर सबसे तेज प्रकार की मेमोरी है। लेवल 2 और लेवल 3 कैश कंप्यूटर को स्टोर करने, अधिक निर्देश भेजने में मदद करता है। कंप्यूटर में जितना कैश होगा कंप्यूटर को उतनी ही अधिक कुशलता से चलाने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 28 फिर से है एनईपी 2020। बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में कैंपस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विश्व में शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में से चयनित विश्वविद्यालयों में भारत में संचालन किए जाने के लिए उनको सुकर बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, ये लेटेस्ट जून के पेपर में आए हैं और ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके अभी आने वाले हैं दिसंबर में और जून 2024 में। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पहला सही है और दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शीर्ष 100 की बात हुई और इन्होंने कितना कहा है? 500। क्वेश्चन नंबर 29, इस क्वेश्चन के लिए मैं दूंगी 30 सेकंड, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। एक कोड में इस तरीके लिखा है तो हेल को किस कोड में लिखा जाएगा? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन नंबर 1, हाउ। यहीं से ही कोडिंग बनानी है आपको। किस कोड में क्या लिखा गया है उसको पढ़ना है, समझ के आंसर करना है। 30, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग में निम्नलिखित भी था। क्या था? 1 लैंग्वेज फॉर्मूला, 2 लैंग्वेज फॉर्मूला, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला या 4 लैंग्वेज फॉर्मूला? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। राष्ट्रीय शिक्षा या भारतीय शिक्षा आयोग 64 66 त्रिभाषा सूत्र दिया किसने? कोठारी। 68 की राष्ट्रीय नीति संकल्प में प्रतिपादित है। 14 जुलाई 1964 में दौलत सिंह कोठारी के द्वारा बनाई गई पहली भाषा मातृभाषा, दूसरी भाषा हिंदी या अंग्रेजी, तीसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी या आधुनिक भारतीय भाषा। ये 3 भाषा फॉर्मूला किसके अंतर्गत आया था? कोठारी आयोग के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 31, ऑफलाइन अधिगम की तुलना में ऑनलाइन अधिगम का प्रमुख लाभ कौन सा है? चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लेक्सिबिलिटी। ऑनलाइन शिक्षण को ई लर्निंग या वर्चुअल लर्निंग भी कहा जाता है। इसमें लचीलापन होता है, सामर्थ्य होता है, प्रभावी शिक्षा होती है और समय बचाने वाला होता है। ऑनलाइन ऑफलाइन। क्वेश्चन नंबर 32, प्रभावी शिक्षण की मूलभूत आवश्यकता इसमें से कौन सी है?
बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग, ऐसी ही टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे। जिन्होंने भी एग्जाम देना है देख लो, क्योंकि यहां से ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले आप लोगों के लिए। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, बी, डी एंड ई, यानी गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक्सीलेंट सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, एबिलिटी टू कनेक्ट विद स्टूडेंट। आजकल प्रभावी शिक्षण की मूलभूत आवश्यकताएं ये बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 33, एलईडी, कल मैंने अनअकैडमी में भी एलईडी एलसीडी के बारे में बात की थी, देखो यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है। डैनी एलईडी डिस्प्ले युक्त एक नया कंप्यूटर खरीद रहा है, एलईडी डिस्प्ले के बारे में इनमें से कौन सा सही है? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर देवेंद्र? एलईडी एलसीडी। मनस रंजन, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही बात है, ए, बी एंड डी। फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है, लाल हरे नीले डायोड का उपयोग करते इमेज बनाता है, स्मार्टफोन टैबलेट जैसे मोबाइल डिवाइस में प्रयुक्त किया जा सकता है। एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, क्योंकि स्टेटमेंट में अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो डेफिनेटली यहां से एक्सप्लेनेशन जरूर आएगा। 34 क्वेश्चन नंबर, सीबीसीएस। चलिए ध्यान से देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पहला गलत और दूसरा सही। सीबीसीएस केवल भारत के केंद्रीय विद्यालयों में अंगीकार किया गया है। सीबीसीएस जो प्रभावी शिक्षण अधिगम मंच प्रदान करता है, जिसमें छात्रों या चुनने की सुविधा होती है। सीबीसीएस भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा प्रस्तावित एक अवधारणा है, जो यूजीसी नेट जैसी विभिन्न परीक्षाओं के लिए लागू होता है। उसके अलावा पाठ्यक्रम के अधिगम प्रतिफल पर आधारित क्रेडिट भी नियत करता है ये। क्वेश्चन नंबर 35, बड़ा क्वेश्चन है ये, इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये प्रॉपर स्क्रीन पे ना आए, तो इसको पीडीएफ को आप लोग पढ़ लेना। ये किसके बारे में है? आपके 1904 में जो आपका विश्वविद्यालय अधिनियम आया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ, क्या अधिनियम की रिकमेंडेशन थे, वो आपको पढ़ने हैं। 36 क्वेश्चन नंबर, डेटा ट्रांसमिशन मोड सिंपलेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, पहले पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका पहले रिवाइज हो चुका है, यानी अब आप समझ रहे हो ना कि आते हैं कि नहीं आते पीवाई क्यू, आपके सामने है पूरा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का, यानी सिंपलेक्स क्या हुआ? डेटा को केवल भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। डुप्लेक्स डेटा को एक ही समय पे भेजा और प्राप्त किया जाता है, यानी दो काम कर सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स में क्या हुआ? डेटा को भेजा और प्राप्त किया जा सकता है, किंतु एक ही समय पर नहीं। 37 क्वेश्चन नंबर, आंसर करिएगा जल्दी से। मूडल के बारे में है और मेंटीमीटर के बारे में है। थर्टी सेवन का ए बोला है जुल्फिकर ने, बिल्कुल सही बात है।
मूडल अधिगम प्रबंधन प्रणाली एलएमएस का उदाहरण है। मेंटीमीटर एक उपकरण है जिसका ऑनलाइन सर्वे के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। 38 क्वेश्चन नंबर, किस संप्रेषण में फीडबैक तुरंत दिया जाता है? बहुत आसान है। 38 क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी फेस टू फेस में। चलो जल्दी जल्दी देख लो क्वेश्चन नंबर 39। बायो मैग्निफिकेशन से क्वेश्चन आ रहा है बार बार। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पहला गलत और दूसरा सही। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, अभी थोड़ी देर में ये प्रोवाइड करूंगी। अनुसंधान प्रक्रिया के जो निम्नलिखित चरण है उनको सही क्रम में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 40। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? अनुसंधान समस्या पहचान करना, साहित्य की समीक्षा, प्रदत्त संग्रहण यानी डेटा कलेक्शन, विश्लेषण, उसकी व्याख्या और लास्ट में रिपोर्टिंग। इस तरीके के स्टेप आ रहे हैं। डिजिटल मीडिया का लाभ क्या है? क्वेश्चन नंबर 41। इतने ही लेंथी क्वेश्चन होंगे और जिनको पढ़ने में टाइम जाएगा। जल्दी से आंसर देखिए। डिजिटल मीडिया ऑप्शन नंबर बी, बी सी एंड डी। लोग मीडिया विषय वस्तु सृजित और वितरित कर सकते हैं। अंतिम उत्पाद की प्रदायगी वास्तविक समय में की जा सकती है और सूचना उत्पादों का पुनरुत्पादन वितरण कम खर्चीला होता है। 42। लाइट वाटर रिएक्टर्स आर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर रिएक्टर से क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 42। सही आंसर है सी, जिसमें कि अवमंदक के रूप में सामान्य जल का प्रयोग किया जाता है। 43 क्वेश्चन नंबर, सांख्य मतानुसार शब्द का अभिप्राय है। नमस्ते जितेन, यहाँ पर आपके सामने 13 जून 14 जून का क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम में पूछा गया है और यहाँ से क्वेश्चन आने के भी चांसेस हैं और एक्सप्लेनेशन से तो डेफिनेटली आएंगे आएंगे। 43 आंसर ऑप्शन नंबर 1 व्यक्ति, इसलिए एक्सप्लेनेशन मस्ट है। क्वेश्चन नंबर 44। बच्चों के वेदाध्ययन के प्रारंभ के अवसर पर किया जाने वाला उपनयन संस्कार बालकों और बालिकाओं दोनों के लिए किए जाते थे। प्राचीन भारत में आश्रमों गुरुकुलों के बालक और बालिकाएं दोनों शिक्षा प्राप्त करते थे। ध्यान से देखिए, 44 सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 45। व्लादिमीर किसके आविष्कार से संबंध थे? जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेलीविजन। इसके बारे में भी डिटेल है, आपको सिर्फ पढ़ना है, आप ज्यादा नहीं लेंगे टाइम। ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसकी पीडीएफ आपको थोड़ी ही देर में व्हाट्सएप चैनल पे, जिसकी लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे भी है, टेलीग्राम पे भी है, आपको वहां से मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी क्लास को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।